अपने हाथ जोड़ करके कैशियर के सामने बस इसी बात की गुहार लगा रहा होता है कि सर एक मौका और दे दो। मैं अपने खेत को और अपने घर को बिकते नहीं देख सकता। मैं आपके बैंक का सारा कर्जा चुका दूंगा, सारा ब्याज और सारा पैसा जो मैंने बैंक से कर्जा लिया था वो सब चुका दूंगा। बस एक मौका और दे दो। लेकिन कैशियर उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे झटकते हुए उसके कमरे से उसके सामान को खाली करने लगता है। दो चार लोगों को लाता है और उसके सारे बर्तन को बाहर फेंक देता है, उसकी टूटी फूटी चारपाई को बाहर फेंक देता है और उसके घर में जो कपड़े होते हैं उन सारे गट्ठर को ला करके बाहर फेंकने लगता है। दोस्तों इतने में वो जो सुरेश था वो कैशियर के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि सर अगर आपको समय नहीं देना है तो मत दीजिए। मेरी पत्नी आ रही है क्योंकि वो मेरे घर की मालकिन है। अगर वो नहीं रहेगी तो आप मेरे घर को कैसे खाली कर सकते हैं? उसके आने के बाद ही आप ये सारी कार्रवाई करिएगा। लेकिन कैशियर एक नहीं मानता और अपने काम को जारी रखता है। तभी उसकी पत्नी आ जाती है। दोस्तों उसकी पत्नी आती है और कैशियर के पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है और कैशियर उसे झटक करके आगे ही बढ़ने वाला होता है कि उसकी निगाह उसकी पत्नी से जब पड़ती है तो कैशियर हक्का बक्का रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही मजेदार कहानी में। दोस्तों आज की कहानी अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों ये कहानी है एक पूनम नाम की लड़की की। दोस्तों पूनम की शादी बड़े ही धूमधाम से एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है मोहित। दोस्तों मोहित और पूनम दोनों की शादी हो जाती है। तो जो पूनम होती है एक अमीर घर से होती है। उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और एक कॉमन फैमिली थी। लेकिन वो जो लड़का होता है जिसका नाम मोहित होता है वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो सर्विस की तैयारी कर रहा था और नौकरी के चक्कर में इधर उधर फार्म डाल रहा था। दोस्तों इधर उधर फार्म डाल रहा था और बहुत सारी मेहनत कर रहा था कि कहीं से उसको नौकरी मिल जाए। लेकिन दोस्तों उसको नौकरी नहीं मिलती है और लगातार 2 साल तक उसने कड़ी परिश्रम किया और हर जगह जाकर के एग्जाम दिया और हर फॉर्म को उसने भरा, लेकिन अभी भी उसको कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलती है। दोस्तों इतना होने के बाद वो जो लड़की पूनम होती है वो उसको बार बार यही कह रही थी कि कोई भी नौकरी कर लो, नहीं तो हम लोग खाने खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी ही नहीं सही चलेगी, हम खाने के लिए ही मर रहे हैं, तो तुम्हारी अच्छी नौकरी से क्या मतलब? लेकिन जो लड़का होता है मोहित, उसने जिद कर लिया था कि जब तक मुझे कैशियर की नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। दोस्तों उसकी सोच थी और उसका सपना था कि वो बैंक कैशियर बन जाए। दोस्तों वो कैशियर की नौकरी के लिए इधर उधर हर जगह फॉर्म डाल रहा था और सपना बना के रखा था कि मैं बनूंगा तो सिर्फ कैशियर ही बनूंगा। दोस्तों उसकी पत्नी आए दिन उसके इस सपने से नाराज हो जाती है और एक दिन तो ऐसा होता है कि उसकी पत्नी उसके घर को छोड़ करके जाने वाली होती है। दोस्तों मोहित आता है, उसे लाख समझाता है कि बस मेरी नौकरी लग ही जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अगर भगवान ने सब कुछ सही रखा तो आने वाले 2 से 3 महीनों के बीच में मैं ड्यूटी पे खड़ा हो जाऊंगा और अच्छा पैसा कमाऊंगा। लेकिन दोस्तों वो जो पूनम होती है वो बार बार इस बहाने से परेशान हो उठी थी, क्योंकि मोहित ने इससे पहले भी कई बार ये बातें बोल चुका था कि बस पूनम 1 महीने के अंदर ड्यूटी लगने वाली है, 1 हफ्ते के अंदर मैं ड्यूटी पर खड़ा हो जाऊंगा, अगले ही हफ्ते मैं ज्वाइनिंग करने वाला हूं। दोस्तों पूनम को यकीन नहीं होता कि ये फिर से मुझे बहाना बता रहा है। दोस्तों वह अपने 1 साल की बच्ची को लेकर के घर से जाने लगती है। दोस्तों मोहित बहुत समझाता है और अपनी बेटी का वास्ता देता है कि 1 साल की बेटी है, कम से कम अपना नहीं तो इसका लिहाज करो।
इस बेटी को लेकर के तुम कहाँ जाओगी? दोस्तों पूनम बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। देखने में उसका सुंदरता नहीं लगता था कि उसको शादी किए 2 साल हो चुका है। दोस्तों वह अब भी बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही जवान लग रही थी। दोस्तों वह अपनी सुंदरता और अपनी जवानी की बदौलत 1 साल की बेटी को लेकर के मोहित को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। दोस्तों मायके जाने के बाद उसके घर वाले उसकी शादी एक अच्छा-सा लड़का देख कर के दूसरी जगह कर देते हैं। दोस्तों इधर इसकी शादी दूसरी जगह हो जाती है और पूनम अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। दोस्तों जहाँ पे पूनम की दोबारा शादी करते हैं, वो लड़का एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन होता है। दोस्तों उसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था और लाखों रुपए की आमदनी हर महीने हो रही थी। दोस्तों पूनम बड़ी ही खुश थी क्योंकि यहाँ पे लाखों रुपए महीने के उसके पति कमा रहा था, तो उसको किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने देता। दोस्तों सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था और 5-7 साल सब कुछ सही चला। लेकिन फिर उसके पति के बिज़नेस में धीरे-धीरे घाटा होने लगा। दोस्तों उसका आए दिन बिज़नेस घाटे में जाने लगा और एक टाइम ऐसा आया कि 2 साल के बाद उसका बिज़नेस पूरे तरीके से चौपट हो गया और वह लगभग 60 लाख रुपए के कर्जे में चला जाता है। दोस्तों 60 लाख रुपए उसने बैंक से लोन ले लिया था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सारा पैसा उस बिजनेस में घट जाता है और सारा पैसा लॉस हो जाता है। दोस्तों उसका पति जिसका नाम कमलेश था, वो बहुत परेशान हो जाता है और आकर के पूनम से सारी बात बताता है कि कैसे उसके 60 लाख रुपए भी बिजनेस में लॉस हो गया और 1 रुपए भी फायदा नहीं हुआ। दोस्तों पूनम भी बहुत ही परेशान हो जाती है और कमलेश भी बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों उसकी एक लड़की थी जो पूनम अपने साथ लेकर आई थी। वो लड़की अब बाहर पढ़ रही थी क्योंकि पैसे अच्छे आ रहे थे, तो उसके कमलेश ने और पूनम उसकी माँ ने उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। दोस्तों शहर में वह अच्छी पढ़ाई कर रही थी और बहुत अच्छी थी पढ़ने में। दोस्तों इधर जो लड़का होता है मोहित, जिसकी पत्नी कभी पूनम हुआ करती थी, ये लड़का 2 महीने के बाद ही बैंक में कैशियर के पद पर नौकरी पा जाता है। दोस्तों वह नौकरी कर रहा होता है और जब उसे पता चलता है कि एक कोई कमलेश नाम का लड़का है और बैंक से 60 लाख रुपए लोन के रूप में लिया है और पिछले 3 सालों से उसने 1 रुपए भी ना तो ब्याज दिया है और ना ही लोन का पैसा दिया है। दोस्तों उसका ब्याज समेत कुल मिला करके 80 लाख रुपए हो चुके थे और वह 80 लाख रुपए थोड़ी बहुत रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। दोस्तों वह उसे वसूलने के लिए उसके घर जाता है और कमलेश से मिलता है और उसको सारी बात बताता है कि कैसे तुम्हारा पैसा दिन दूना और रात 4 गुना बढ़ रहा है। अगर सही टाइम पर तुम अपने पैसे को बैंक से नहीं चुकाते हो, तो आने वाले टाइम में ये बैंक तुम्हारे घर, तुम्हारी ज़मीन और तुम्हारी कंपनी पर अपना हक जताने लगेगी और इसे कुल की नीलामी करके सारा पैसा बैंक वाले अपना वसूल लेंगे। दोस्तों कमलेश मरता क्या ना करता, उसके पास 1 रुपए भी नहीं था कि वह बैंक वालों को दे सके, तो उसने हाँ में अपने सर को हिला देता है। दोस्तों धीरे-धीरे ये समय और बीत जाता है और 2 साल का टाइम और बीत जाता है। अब कुल मिलाकर के उसका जो लोन का पैसा था 60 लाख रुपए, वो बढ़ करके 1 करोड़ रुपए हो जाता है। दोस्तों 1 करोड़ रुपए अब बहुत बड़ी रकम हो जाती है कि कमलेश उसे कैसे चुकाए, क्योंकि कमलेश बिल्कुल गरीब हो चुका था, दाने-दाने के लिए मोहताज हो चुका था। दोस्तों उसका बिज़नेस पूरा घाटे में चला गया था, पूरा का पूरा उसका बिज़नेस लॉस हो चुका था। दोस्तों पूनम और कमलेश दोनों परेशान थे, तो एक दिन पूनम ने कहा कि हर दिन बैंक वाले आकर के हमको सताते ही रहते हैं कि पैसा जमा कर दो, पैसा जमा कर दो। अब हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, हम लोग बैंक का कर्जा कैसे चुकाएँगे? दोस्तों पूनम और कमलेश इसी बात पर विचार कर रहे थे
कि वो जो कमलेश था उसने कहा कि पूनम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा मायका तो अमीर है, हो सकता है वहां से कुछ मदद मिल जाए और हम अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर पाए। दोस्तों, पूनम इसी उम्मीद से अपने घर को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है कि वहां जाकर के मैं कुछ पैसे मांगूंगी और वहां से जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना फिर से बिजनेस खड़ा करूंगी। दोस्तों, पूनम अपने मायके गई हुई थी और इधर बैंक का जो कैशियर था वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि 2 साल का टाइम और बीत जाता है और कमलेश 1 रुपए भी बैंक को नहीं चुकाता है। वह अपनी पूरी टीम को साथ लेता है और कमलेश के घर पर आ जाता है और कहने लगता है कि कमलेश, अब बैंक एक पल भी नहीं रुक सकती, क्योंकि हर दिन तुमको नोटिस देते देते बैंक थक चुकी है। अब तुम्हारे घर को खाली करने बैंक आई हुई है और आज ही तुम्हारे घर की कुल की नीलामी होगी और इस नीलामी में जो भी पैसा मिलेगा बैंक अपना कर्जा चुकाएगी। दोस्तों, कुल की नीलामी का नाम सुनते ही कमलेश हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि वही कमलेश जब कभी करोड़ों में खेलता था, लेकिन आज उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि वह बैंक का लिया हुआ कर्जा चुका सके। दोस्तों, कैशियर लोगों को हुक्म देता है कि इस कमरे को खाली कर दिया जाए और सारे लोग उसके घर में घुस जाते हैं और उसके बर्तन को, उसके सामान को, कपड़े को, चारपाई को ला करके बाहर फेंकने लगते हैं। दोस्तों, कमलेश कैशियर का पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है और कहने लगता है, अगर आपको समय नहीं देना है तो मत दो, कम से कम मेरी पत्नी मायके गई हुई है, उसको आने दो, फिर आपको जो करना हो कर लीजिएगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी मेरी औरत ही है और उसके आने के बाद हम जैसा आप कहोगे कर लेंगे। लेकिन कैशियर उसकी एक नहीं सुनता और वह अपने लोगों को अपने काम को करने के लिए फिर से आदेश दे देता है। दोस्तों, सारे लोग सामान को बाहर फेंक रहे होते हैं, तभी उसकी पत्नी आ जाती है। दोस्तों, पूनम आ जाती है और पूनम अब बिल्कुल टूट सी चुकी थी, क्योंकि उसके मायके से भी 1 रुपए नहीं मिला था और वह गरीबी और परेशानियों से बिल्कुल उसकी शरीर जर्जर हो चुकी थी, बिल्कुल दुबली पतली हो चुकी थी और चेहरा भी बिल्कुल उसका पहचान में नहीं आ रहा था। दोस्तों, वह आती है और कैशियर का पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि हमें 1 महीने का टाइम दे दो, साहब आपके सारे पैसे हम चुका देंगे। दोस्तों, वो कैशियर उसे झटक देता है और अपने काम को करने लगता है। दोस्तों, टेबल पर बहुत सारे पेपर को तैयार कर रहा होता है और बहुत सारे सेठ, बहुत सारे धनी आकर के बैठे थे इसी उम्मीद में कि आज इस घर को और इसके पूरी जायदाद को कुल की नीलामी होगी, तो जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा। दोस्तों, इधर बोली शुरू हुई होने वाली थी कि जैसे उसकी पत्नी आकर के रोक देती है। दोस्तों, उसको दूर किया जाता है और 2 सिपाही उसे पकड़ करके दूर कर देते हैं और इधर बोली शुरू हो जाती है। दोस्तों, उसके मकान की बोली शुरू होती है 60 लाख रुपए से। दोस्तों, एक धनी खड़ा होकर के बोलता है कि 60 लाख रुपए दूंगा मैं इसके, इस पूरे मकान और जमीन जायदाद के। दोस्तों, दूसरा सेठ खड़ा होता है, 80 लाख रुपए बोली लगा देता है। दोस्तों, जैसे ही 80 लाख की बोली लगती है, तीसरा सेठ खड़ा होता है और वो कहने लगता है पूरे 1 करोड़ रुपए। दोस्तों, 1 करोड़ रुपए सुनने के बाद कैशियर के चेहरे पर हंसी आ जाती है और मुस्कान छा जाती है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए उसको लेना था, जो कि उसके बैंक का लोन और उसका सारा ब्याज मिला करके पूरा हो रहा था। दोस्तों, तभी तीसरा धनी खड़ा होता है और कहता है 1 करोड़ 5 लाख रुपए। दोस्तों, जैसे ही वो खड़ा होता है और इधर से बोली समाप्त होने वाली होती है, क्योंकि इधर बोला जाता है 1 करोड़ 5 लाख 1, 1 करोड़ 5 लाख 2, 1 करोड़ 5 लाख 3। जैसे ही होता है कि बोली खत्म हो जाती है और 1 करोड़ 5 लाख पर ये बात डन हो जाती है कि ये मकान, पूरी जायदाद और कंपनी फला सेठ के नाम होने वाली है। दोस्तों, सारा कागजात तैयार हो जाता है। अब
कमलेश के दस्तखत बाकी थे। दोस्तों, कमलेश को बुलाया जाता है कि इस पेपर पर आप अपना दस्तखत कर दो और 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में बैंक तुम्हें देती है, क्योंकि बैंक का 1 ही करोड़ रुपए का कर्जा है जो लेकर के पूरा कर रही है। 5 लाख रुपए तुम्हें अलग से मिलते हैं, ये तुम्हारा बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसे ही कमलेश दस्तखत करने वाला होता है कि उसकी बेटी आ जाती है जिसका नाम श्वेता था। दोस्तों, श्वेता आती है और अपने घर की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाती है और अपने पिता को रोक देती है और कहती है, खबरदार पापा, इस पेपर पर आप साइन नहीं करोगे, क्योंकि ये मेरे घर की नीलामी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की नीलामी हो। दोस्तों, कैशियर चौंक जाता है और उसे डांटने लगता है कि ऐ लड़की, तेरी क्या हिम्मत कि तू इस मकान को बिकने से रोक सके। तेरे पापा ने बैंक से करोड़ों रुपए का कर्जा लिया है और आज बैंक का टाइम पूरा हो गया है। अब बैंक एक दिन भी नहीं रुक सकती और अभी के अभी या तो पैसे ला करके 1 करोड़ रुपए मेरे सामने रख, या तो फिर इस मकान को बिकने से तू नहीं रोक सकती। दोस्तों, श्वेता अपने बैग से पेपर निकालती है और कैशियर के मुंह पे फेंक देती है और कहती है कि ऐ कैशियर, इस पेपर को तो थोड़ा गौर से पढ़। मैंने कोर्ट से 2 महीने का टाइम लिया है, अपने घर को बचाया है, और 2 महीने की टाइम जब मुझे कोर्ट दे सकती है तो तेरी क्या औकात जो तुम मुझे रोक सकती है। दोस्तों, उसकी ये बातें सुनकर के कैशियर के गाल पर एक जोरदार चमाटा लगता है। ऐसा लगता है कि कैशियर को कोई 2-4 झापड़ जड़ दिया है और उसके गाल लाल हो जाते हैं और वह पेपर को पढ़ता है तो वाकई में उसमें कोर्ट ने 2 महीने का टाइम इस लड़की को दे दिया था और इस लड़की के बाप को दे दिया था कि 2 महीने के बाद बैंक का सारा कर्जा तुम्हें चुका देना होगा। दोस्तों, वो कैशियर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और उस लड़की के पास आता है और कहता है, वाह, इस गरीब घर में भी कितनी होशियार और चतुर लड़की है, जो कि यहाँ पे उसकी नीलामी चल रही है और लड़की कोर्ट में अपने घर को बचा लाई। दोस्तों, वह पूछने लगता है कि जरा अपना नाम तो बताओ लड़की, तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस क्लास में पढ़ती हो। दोस्तों, श्वेता बताती है कि मेरा नाम है श्वेता राय। दोस्तों, श्वेता राय सुनने के बाद जो मोहित था, जिसका नाम था मोहित राय, दोस्तों वो चौंक जाता है और कहने लगता है, श्वेता राय, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पापा का नाम है कमलेश चौहान और तुम उसकी बेटी होकर के अपना नाम श्वेता राय क्यों बता रही हो? दोस्तों, वो लड़की बताने लगती है कि सर, इसमें बहुत लंबी कहानी है, जाने दो, आपसे क्या मतलब, आप पूरी कहानी को तो सुनने आए नहीं हो। अब मेरा मकान बच गया, आपका काम हो गया, आप यहां से जा सकते हो। लेकिन वो कैशियर कहने लगता है, नहीं बेटी, इसके पीछे की कहानी मुझे जानना है, जरा इस कहानी को तो मुझे बताओ। दोस्तों, वो बताने लगती है कि मैं जिसकी बेटी हूं वो कोई राय ही होगा जो मुझे पैदा किया है। मेरी माँ मुझे बचपन में जब मैं 1 साल की थी तब उनसे नाता तोड़ करके उनको तलाक दे करके दूसरी शादी कर ली। लेकिन मैं अपने बाप के नाम से ही प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं अपने बाप की लड़की हूँ। तो मेरे बाप का नाम था मोहित राय और मैं मोहित राय की लड़की हूँ, इसीलिए मेरा नाम भी श्वेता राय है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो कैशियर चौंक जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे उसकी ही बेटी आज उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दी है और उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान की बदौलत आज उसने अपने मकान को बचा लिया है। दोस्तों, मोहित को समझते देर नहीं लगती कि ये लड़की हो ना हो, ये मेरी ही बेटी है। दोस्तों, वह उसकी मां को जब देखता है तो वाकई में वो वही लड़की थी जिसका नाम पूनम था, जिससे लगभग 17 साल पहले उसने शादी की थी। दोस्तों, 17 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। मोहित ने भी शादी कर ली थी और पूनम के भी कई सारे बच्चे हो गए थे और इसने भी अपनी शादी करके एक जिंदगी बिताने लगी थी।
लेकिन फिर भी मोहित और पूनम एक दूसरे को पहचान जाते हैं जब ये बातें सामने आती हैं। दोस्तों, आज 17 साल के बाद एक पति और पत्नी तलाकशुदा जिंदगी लेने के बाद आज मिलते हैं तो दोनों के आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और पुरानी बातें याद आ जाती हैं। दोस्तों, वो जो मोहित राय था उसने दिलासा दिया पूनम को कि पूनम, कोई नहीं, मैंने भी अपनी जिंदगी सेट कर ली है और तुमने भी अपनी जिंदगी बना ली है। अब हमारा मिलन तो हो नहीं सकता, लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि ये जो मेरी बेटी है जिसका नाम श्वेता राय है, ये मेरी ही बेटी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि इसके भविष्य को मैं बना कर ही जाऊं। दोस्तों, वह उसके भविष्य को बनाने की बात करता है और श्वेता को जब पता चलता है कि ये कैशियर कोई और नहीं, मेरा ही बाप है जिससे मैं पैदा हुई हूँ। दोस्तों, वह उसके पैर को छूती है और कहती है कि पापा माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप ही मेरे पापा हो। मैंने आपको जलील किया, बहुत भला बुरा कहा। दोस्तों, वो मोहित कहता है, कोई नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम उस लायक हो तभी मुझे भला बुरा कह पाई। अगर तुम्हारे पास इतना हुनर नहीं होता, इतनी पढ़ाई नहीं होती, तो तुम शायद अपने बाप का घर भी नहीं बचा पाती। दोस्तों, वह पूनम को बताता है मोहित कि पूनम, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी बेटी के लिए सिफारिश करूंगा और एक अच्छे बैंक में मैनेजर की नौकरी दिलवाऊंगा। दोस्तों, वह जाता है और अपने बैंक में सिफारिश करता है और अगले ही महीने श्वेता को एक मैनेजर की पोस्टिंग पर नौकरी दिलवा देता है। दोस्तों, श्वेता बैंक में मैनेजर बन जाती है और उसकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है और आने वाले टाइम में वह अपने बाप का सारा कर्जा चुका देती है और अपने बाप का फिर से कमलेश का बिजनेस चालू करवा देती है। दोस्तों, फिर से कमलेश का बिजनेस चल निकलता है और फिर से उनके घर में अच्छा पैसा आने लगता है। दोस्तों, आज मोहित और श्वेता दोनों बाप बेटी एक ही कंपनी में और एक ही बैंक में काम करते हैं। दोस्तों, बाप और बेटी एक ही बैंक में काम करते हुए एक दूसरे से अपने जिंदगी की सारी सुख और दुख शेयर करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।